हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 19 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 2 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव, एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा। आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को मिली 1 सीट। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। गठबंधन में सीट फार्मूला फाइनल होने के बारे में जानकारी देते हिमंता ने बताया कि राज्य की 10 सीटों पर आजसू पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। जदयू को 2 और लोजपा आर को 1 सीट दी गई है। आजसू पार्टी सिल्ली, रामगढ़, इचागढ़, गोमिया, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। जदयू जमशेदपुर पश्चिमी और तम्हाड़ तथा लोजपा आर चतरा सीट पर लड़ेगी। बाकी सीटों पर भाजपा अपना कैंडिडेट देगी। उन्होंने कहा कि यह अभी तक की बातचीत और रजामंदी पर आधारित है। अगर आगे यह महसूस होगा कि कुछ सीटों की अदला बदली हो या 1-2 सीट इधर उधर हो तो परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। 1-2 सीटों पर आगे अदला बदली हो सकती है, लेकिन अभी यही फाइनल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। यह शनिवार को भी संभव है। महाराष्ट्र और झारखंड की सूची साथ जारी हो सकती है। कहा कि झारखंड की सूची तैयार है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए यहां मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हेमंत सोरेन सरकार के कुशासन को खत्म करना है। जनता बदलाव के लिए तैयार है। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, सांसद सीपी चौधरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में एनडीए की सरकार है। झारखंड सरकार ने राज्य में तबाही और विनाश मचा रखा है। झारखंड में केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि बेटियों की आजीविका और उनकी जमीन बचाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा। मौके पर आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जब भी भाजपा आजसू पार्टी साथ रही हो, अपेक्षित परिणाम आए हैं। कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन से कोई वर्ग अछूता नहीं है। यह भारत की पहली सरकार है जिसके पास न तो शासन है और न ही नीति। क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते वे एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े थे। बाबूलाल मरांडी ने मौके पर कहा कि एनडीए गठबंधन राज्य की जनता के लिए चुनाव जीतना चाहेगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते कहा कि उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने अपने पिता की कसम खाई थी। विधानसभा के अंदर कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूरे 5 साल बीत गए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। माताओं बहनों के साथ इतने अपराध हुए, सुरक्षा तक नहीं दे पाए। आदिवासियों का नाम लेते रहे, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? रांची के आसपास जमीन दलाल हैं। उन्होंने सेना की जमीन भी नहीं छोड़ी। संथाल परगना को देखें तो वहां की आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है। इसलिए हमें अपनी रोटी, बेटी और मिट्टी को बचाना है। उमाकांत रजक और केदार हाजरा ने थामा झामुमो का दामन। एनडीए के सहयोगी आजसू पार्टी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने शुक्रवार को झामुमो का दामन थाम लिया। साथ ही भाजपा के जमुआ विधायक और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य केदार हाजरा भी झामुमो में चले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी झामुमो में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार झामुमो केदार हाजरा को जमुआ से अपना उम्मीदवार बनाएगी। उमाकांत रजक को चंदन कियारी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। आजसू पर झामुमो का तंज। पिछली बार गांव की सरकार बनाने निकले, आज 10 पर अटके। झामुमो ने झारखंड में बने एनडीए गठजोड़ पर तंज कसा है। कहा कि आज झारखंड में लूट, समाज को बांटने, समाज में जहर घोलने,
जाति धर्म की फसाद खड़ा करने के लिए एक नापाक गठजोड़ का स्वरूप दिखा। आजसू पर तंज कसते हुए कहा कि जो पिछली बार गांव की सरकार बनाने निकले थे, अब सरकार बदलने के लिए वह पार्टी 10 पर आकर अटक गई। अब सरकार बदलने के लिए पता नहीं 10 में एक सीट भी जीत पाएंगे या नहीं, यह तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा। जिसकी बदौलत केंद्र में सरकार में है, जिसकी बैशाखी पर दिल्ली में सरकार है, वह 2 सीट पर आकर सिमट गए। एक केंद्रीय मंत्री एक सीट के लिए याचना करते रहे, मगर झारखंड में यह गठजोड़ नहीं चलेगा। आगामी 13 एवं 20 नवंबर को झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान, युवा, ग्रामीण, महिला ऐसी चोट करेंगे कि यह लोग डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे। रही बात भाजपा की, तो यहां पर कॉरपोरेट लूट के लिए यह गठजोड़ उसने बनाया है। ये बातें पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। झामुमो में एक नहीं हजारों आने को तैयार, मगर हमने कह दिया अभी नो एंट्री। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज जो लोग झामुमो में आए वह एक बानगी थी। अभी तो इनके कैंडिडेट आने बाकी हैं, सूची जारी होते ही तबाही मचेगी। एक नहीं हजारों हमारे दल से संपर्क में हैं, मगर हमने कह दिया है कि अभी नो एंट्री, पहले पश्चाताप करो, फिर संघर्ष करो, तभी मिलेगी एंट्री। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में आज 2 दलित नेता शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वो जहां थे वहां न तो उन्हें बोलने की आजादी थी, न अपने लोगों के लिए कुछ करने की। वे लोग घुटन महसूस कर रहे थे। इससे पता चलता है कि भाजपा एवं उनके सहयोगी दलों में आदिवासी, दलित और वंचित समाज के लोगों की क्या स्थिति है, क्या सोच है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, सीट शेयरिंग के बाद होगी उम्मीदवारों की घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चुनाव समिति के चेयरमैन केशव महातो कमलेश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि इसमें विधानसभा वार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए नामों की अनुशंसा की। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के लिए अंतिम निर्णय आला कमान लेगा। सीट शेयरिंग तय होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। सदस्यों ने विधानसभा वार सीटों के संदर्भ में गठबंधन के समीकरणों पर भी चर्चा की। शीर्ष नेतृत्व द्वारा घोषित उम्मीदवारों की जीत के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अभी गठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की संभावनाएं समिति के सदस्यों द्वारा जांची गई। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस कोटे की सीटों पर उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये रहे मौजूद। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का, सीरीबेला प्रसाद, राजेश ठाकुर, प्रदीप कुमार बालमुचु, सुबोधकांत सहाय, कालीचरण मुंडा समेत अन्य। राज्यपाल से मिला विहिप का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत के नेतृत्व में राजभवन में शुक्रवार को मिला। इस दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल को समर्पित किया। ज्ञापन में झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को समाप्त करने और हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए पहल करने का आग्रह किया गया। मुलाकात करने वालों में वीरेंद्र साहू और वीरेंद्र विमल सहित अन्य शामिल थे। जेएमएम में जाते ही बोले, उमाकांत रजक झारखंड की आवाज हैं, हेमंत सोरेन। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने झामुमो का दामन थाम लिया है। वह आजसू से झामुमो में चले गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते ही उमाकांत रजक ने कहा है कि उन्होंने गुरुजी के छोटे सिपाही के रूप में काम किया है। हेमंत सोरेन पूरे झारखंड प्रदेश की आवाज बने हैं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावी माहौल में फिर से अपने घर में वापसी हुई है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राज्यपाल से पूर्व मंत्री और मौसम विभाग के प्रमुख ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंतर्गत एचआर विषय में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। दूसरी ओर राज्यपाल से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने राजभवन में मुलाकात की। आनंद ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रांची में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल को आमंत्रित किया। हेमंत सोरेन ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पंजाब के आध्यात्मिक प्रमुख बाबाजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों एवं हुजूर जसदीप सिंह गिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फोटो साझा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहरा रूपांतरण लाने की क्षमता रखता है। यह मार्ग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो लोगों को आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। राज्य में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी। 20 की 43 सीटों पर नामांकन शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ प्रत्याशियों के नॉमिनेशन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार नामांकन पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरे जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन करा सकते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम 4 व्यक्ति आरओ चैम्बर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उम्मीदवार यदि रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा, जबकि निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। आरओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक प्रत्याशी 3 से अधिक वाहन नहीं ला सकते हैं। उम्मीदवार के लिए प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। पहले चरण में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, झुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मणिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख होगी। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव के सभी लेन देन का काम करेंगे। चुनाव का हिसाब किताब रखने के लिए एक खर्च रजिस्टर उम्मीदवार के पास और एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 10,000 रुपए और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को 5,000 फीस जमा करवानी होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी सुविधा ऐप के जरिए भी इच्छुक उम्मीदवार इस बार नामांकन पत्र ऑनलाइन भर सकेंगे। नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण देना है।
अपराधियों की कमाई को निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार कर रही एटीएस। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस राज्य में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार एटीएस को अमन साव, सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और प्रिंस खान जैसे कई कुख्यात अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। एटीएस अब कुख्यात अपराधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी है। एटीएस राज्य में सक्रिय सभी संगठित आपराधिक गिरोहों की कमाई पर नजर रख रही है। यह भी पता चला है कि कुख्यात अपराधियों की रांची जैसे शहरों में करोड़ों की संपत्ति है। ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गैंगस्टर अमन साहू सहित अन्य सभी अपराधियों का आर्थिक स्रोत खंगाला जा रहा है। अपराधियों की ओर से कई सफेदपोश लोगों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है। एटीएस ने उनके करीबियों की सूची भी तैयार की है। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों की कमाई को निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। अपराधियों के पैसे से खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के बाद ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद गैंगस्टर के परिवार के सदस्य, उसके करीबी दोस्त, कारोबारी सभी को खरीदी गई संपत्ति और किए गए निवेश के बारे में पुख्ता सबूत देने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कानून के तहत न सिर्फ 3 साल की सजा का प्रावधान है, बल्कि सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यह कार्रवाई 111(6) के तहत होगी। दिवाली छठ पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाजत, पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दिया है। इन तीनों पर्व पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है। बोर्ड द्वारा तैयार दिशा निर्देश के अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 और क्रिसमस और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत। झारखंड हाईकोर्ट ने भी 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वालों के नाम हर हाल में गोपनीय रखे जाएं। इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। अमित अग्रवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 नवंबर को। सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर निर्धारित की है। पूर्व में पीएमएलए कोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। मामले में ईडी द्वारा अमित कुमार अग्रवाल खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है। इसमें अमित कुमार अग्रवाल, छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ
कांड संख्या 141 2022 दर्ज किया गया है।